नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबर देहरादून से है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के साथ स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। आज कई विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य विभाग के करेंगे समीक्षा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हमारे विशेष सहयोगी सुदीप जैन हमसे सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, क्या कार्यक्रम रहने वाला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? जी देखिए, मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य संवाद के इस आयोजन में थे, जिसमें राज्य सरकार ने कोशिश की कि स्वास्थ्य के विषय पर सारे जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा हो, विपक्ष के साथ भी समीक्षा हो कि आखिर और क्या बेहतर करे राज्य की सरकार ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और दुरुस्त हों। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के लिए। मुख्यमंत्री आज गोपनीय रूप से, औचक रूप से नगर निगम भी पहुंचे थे। नगर निगम में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, अफसरों को निर्देश दिए कि कामकाज दुरुस्त हो, लोगों को शिकायत ना हो, अनावश्यक कोई भ्रष्टाचार, करप्शन की शिकायत ना हो। मुख्यमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं और वो थोड़ी देर में कैंप कार्यालय में आवास रवाना होंगे। शाम को वो मंत्री सुबोध उनियाल के विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। अच्छा, ये एक चीज जरा समझाइए, क्योंकि देखिए समय कम है, 6 महीने मुझे लगता है वक्त बचा है चुनाव आने में। उत्तराखंड में भी जो है सियासी सरगर्मी तेज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे। इस ओवरऑल समीकरण को अगर समझे तो ये जो दौरे लगातार जो है जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसके क्या मायने निकाले जाए? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को सिर्फ अभी 2 माह का वक्त हुआ है। 4 तारीख को, बीती 4 सितंबर को उनको 2 माह का समय पूरा हुआ है। वो 2 चीजें चाहते हैं। एक तो पहाड़ में हर एक जनप्रतिनिधि से उनका सीधा संपर्क हो, पहाड़ के हर जिले में उनका रात्रि विश्राम हो, विकास कार्यों की समीक्षा हो, और दूसरा फील्ड पर उतरकर जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें सरकार की योजनाओं, सरकार के निर्देशों का कितना असर हो रहा है, कितना उस पर अमल हो रहा है, लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इस पर भी उनका फोकस है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने सभी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे नौकरशाही भी एक बहुत बड़ा रोल है। ब्यूरोक्रेट्स हों और मंत्रिमंडल की पूरी टीम उनके साथ है। जो पूरी तरह रिजल्ट मिलेगा वो तभी आउटकम आएगा जब पूरी टीम वर्क से काम हो और सारे लोग मुख्यमंत्री की बातों को जिस गंभीरता से ले रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि मुख्यमंत्री के हर निर्देश का पालन होगा। कल हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी में 97% मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो चुकी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कह नहीं रहे हैं, इसको अमली जामा पहना के अपने काम को पूरा भी कर रहे हैं और काफी कम समय में ये करके दिखाया। महज 2 महीने का वक्त हुआ है उनको सत्ता पर काबिज हुए, मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए, और उन्होंने काफी तेज काम किया। साथ ही साथ में एक्टिव बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है। आप सुदीप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों को रुक करते फिर आएंगे आपके पास। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज कई अधिकारियों पर नाराज होते दिखाई दिए। जीवीके कंपनी की तरफ से प्रताड़ित किए गए गांव वासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ये बैठक की गई। इस दौरान बैठक में विनोद कंडारी भी मौजूद रहे। वहीं तैयारियों से नाराज हुए कैबिनेट मंत्री कहा कि अफसर आधी अधूरी तैयारी के साथ बैठक में पहुंच गए। क्या मैंने दाल भात चखने के लिए मीटिंग बुलाई है? तो ये नाराजगी जाहिर की धन सिंह रावत ने। क्यों नहीं आए? आपको पता था कि कोई मैंने दाल भात चखने के लिए पूरी मीटिंग बुलाई थी। वो ये मैडम कह रही थी मैं उससे जुड़ जाऊंगी, तो मुझे लगा क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है कि वो आज वो नहीं आ पाता, विजुअल वो नहीं हो पाता। मैंने कहा नहीं मैडम आपको आना पड़ेगा, ये जिला छोड़ के यहाँ ही है। मैं कोटद्वार से आया हूँ, अपनी कौन से सिर्फ इस मीटिंग की वजह से आया हूँ। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत नाराज नजर आए। बढ़ते आगे तो उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर एक नई पहल शुरू की है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार और बेहतर करने की कोशिश कर रही है और पहली बार सरकार, अफसर, मंत्री और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। मंत्री धन सिंह रावत ने न्यूज 1 इंडिया से बातचीत में कहा कि सरकार अब ऐसी जगह डोली की निःशुल्क व्यवस्था देगी जहां सड़क नहीं पहुंच पा रही हो, ये भी या फिर खराब हो। के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बेहतर हो, क्या नया हो, इसके लिए सरकार ने एक नई पहल की है। सरकार एक संवाद कर रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विपक्ष को भी मौका दिया गया है ताकि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सर, ये क्या प्रयोग है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, आज हमने अपने राज्य के सभी
माननीय विधायक लोगों को बुलाया है, अपने जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया है, अपने मेयर लोगों को बुलाया है, पूरे राज्य के। और एक संवाद ये रखा है कि हम तीसरी लहर के लिए, जो संभावित लहर है, उसके लिए अपने राज्य में और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का 100% हमने टारगेट दे रखा है कि हमको 30 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन अपने राज्य में कराना है। तो आज एक सीधा संवाद रखा है, सबके सुझाव भी ले जाएंगे, हर जिले में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है एक स्वस्थ परंपरा हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे विभाग ने आज ये रखी है। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि जहां रोड अप्रोच नहीं है, सड़क नहीं है, वहां हम कम से कम ये व्यवस्था करेंगे कि डोली लोगों तक पहुंचे और वो समय से अस्पताल इलाज के लिए पहुंच सकें। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून से खबर है, कर्नल अजय कोठियाल ने करारा हमला किया है। एक कंपनी युवाओं से वसूली कर रही है। कोठियाल का बयान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चुप है। बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, फिर भी सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई। 4 साल में सिर्फ 2% पंजीकृत युवाओं को ही नौकरी मिली है। ये बता दें कर्नल कोठियाल का बयान, क्या इसे बीजेपी अपनी उपलब्धि कहती है? बीजेपी को अब प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। युवाओं से नौकरी के नाम पर वसूली हो रही है, युवाओं को वादे के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही, मीडिया में खुलासे के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। इन सब से किसको फायदा मिल रहा है? आपने मुझे यहाँ का चौकीदार बनाया है, मैं यहाँ के युवाओं के हक का चौकीदार बनूंगा। कर्नल अजय कोठियाल का यह बड़ा बयान। हमारे सहयोगी सुदीप लगातार बने हुए लाइव, उनसे बातचीत करते हो समझते। देखिए, कर्नल अजय कोठियाल का जिक्र यहाँ पर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि केजरीवाल के दौरे के बाद से ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और करारे हमले कर रहे हैं सरकार पर, चाहे वो मसला कोई भी हो। जी, ये बात सही है। समसामयिक मुद्दे हों या राजनीति के मुद्दे में आम आदमी पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं है। और आज कर्नल कोठियाल ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, वो सीधे सचिवालय एक अपर सचिव के पास पहुंचे, ये निश्चित तौर पर बताता है कि आम आदमी पार्टी कितना लीड लेके सबसे आगे है। आरोप है कि उनको एक नियुक्ति पत्र मिला जिसमें कर्नल कोठियाल की नौकरी लगने की बात कही गई, और एक ये कैबिनेट मंत्री की कंपनी बताई जा रही है जो आउटसोर्स पर काम करती है, ऐसी भी एक जानकारी सामने आ रही है। बहरहाल आज के दिन को यदि देखें, जिस प्रकार से आप पार्टी सचिवालय पहुंची और घेराव किया है अपनी बात रखने के लिए और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी बहुत लीड स्थिति में और बहुत आगे की स्थिति में चलकर अपनी बात रख रही है। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली है सुदीप, क्योंकि देखिए इस बार 70 की 70 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि अभियान चलाया है आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं आने वाले चुनाव में। क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरीके से केजरीवाल का दौरा होना या फिर किस तरीके से लगातार बयानबाजियां होना आम आदमी पार्टी की तरफ से, इवन उनके प्रवक्ता भी काफी मुखर होकर आजकल डिबेट में शामिल होते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस के लिए? जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती और बहुत मजबूती से लड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे की बात करती है और सरकार में यदि कोई खामी कमी है तो संबंधित मंत्री विधायक को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। बीते दिनों हमने देखा मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, विधानसभा वार प्रदर्शन किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर मुखर है। और जो पहाड़ की देखिए दरअसल थोड़ी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं जी। पहाड़ की ऊंचाई वाली जो दूरस्थ विधानसभाएं जहां जीत हार का अंतर काफी कम होता है, वहां आम आदमी पार्टी की सेंधमारी कहीं ना कहीं जीतते हुए प्रत्याशी को हरा सकती है और किसी बनते हुए व्यक्ति की बाजी बिगाड़ सकती है। अभी से राजनीतिक जानकार मानने लगे हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी कमतर तरीके से नहीं आंका जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कहीं से कमजोर तरीके से मैदान में है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या आ रही हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या माना जाए बीजेपी आम आदमी पार्टी को लाइटली ले रही है या फिर गंभीरता से ले रही है? क्योंकि गंभीरता से लेते अब तक नजर नहीं आए कोई भी नेता, वो आपस में उलझे हुए हैं अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जब भी मौका मिलता है पार्टी का विरोध करती है, पर वो पब्लिकली सीरियसली इसने नहीं लेके दिखाती, क्योंकि यदि वो पब्लिकली सीरियसली आम आदमी पार्टी को लेकर दिखाएगी तो मैसेज चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को
जो कि राष्ट्रीय संगठन है और खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसको एक डर का भाव जनता में चला जाएगा कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, दबाव है, लिहाजा वो विरोध तो करती है पर खुलकर बोलने से भी बचती है। ऐसा भी हम देखते आए हैं। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष नहीं रखती, पर बोलने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये हम भी खुलकर देखते हैं। बिल्कुल, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और चुनाव नजदीक 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो सीएम योगी से मिले हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लखनऊ में ये भेंट हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि इस पर कुछ भी देवभूमि के नेता बोलने से बच रहे हैं। चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात है। देखिए किस तरीके से शॉल भेंट करके मुलाकात की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और आज लखनऊ में 5 केडी पर यह मुलाकात। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लखनऊ दौरे और मुख्यमंत्री से मुलाकात को के बाद बढ़ते आगे। देहरादून में प्रदेश सरकार घाटे में चल रहे बड़े उद्यानों को लीज पर देने की योजना बना रही है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कृषि और उद्यान विभाग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही इनसे संबंधित अधिनियम, अध्यादेश और सेवा नियमावली पर होमवर्क करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। साथ ही इसी संबंध में जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी की जाएगी। उद्यान विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में पड़ी हैं और काफ़ी समय से पड़ी थी। तो उन पर गति ला करके 15 दिन का समय अधिकतम दिया गया कि 15 दिन के अंदर जिसमें जिसको मंत्रिमंडल के समझ जाना है मंत्रिमंडल के समझ जाए, और जिस पर शासनादेश जारी होना उसका 15 दिन के अंदर शासनादेश जारी हो जाए। मतलब हम लोगों ने काफ़ी पहले यहाँ पर निर्णय लिया था कि जो हमारे 93 गार्डन्स हैं उसमें कैटेगराइज करके एक कैटेगरी के गार्डन्स को डिपार्टमेंटल बोर्ड में और बाकी कैटेगरीज को हम लीज में देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे 93 के 93 गार्डन्स जो हैं कहीं ना कहीं पूरी बहुत दुर्दशा उनकी हो रही है। लाल कुआं में 2 दिन पहले हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल माना गया। वही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस दौरान महंगाई जैसे मुद्दों पर भी पार्टी ने तीखे प्रहार किए और 2022 में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का दावा भी किया। वहीं लालकुआं विधायक नवीन दुमका ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग मुझे नशेड़ी समझते हैं, पर मैंने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, लेकिन कई लोगों का नशा उतारा जरूर है। बाकी आने वाले समय में जनता अपना जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी की जो आज यात्रा निकली वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत धरना प्रदर्शन करना, मीटिंग करना, अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये उसी का सामान्य सा हिस्सा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के, भय मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के, और समाज के किसी भी कोने में कहीं से भी आई हुई आवाज़ के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार। देख रहे जनता सब कांग्रेस की जो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लाए, बेरोजगारी उसी मध्य में है और नौजवान युवा पीढ़ी के लोग उसी तरह से परेशान है इस समय में। और आप लोगों को खुद मालूम है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति चल रही है, और इसको बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा करना अनिवार्य था, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलेगी और चलना है। हरिद्वार में बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे होटलों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला पर्यटन अधिकारी ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होटलों को
नोटिस जारी किए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान पर्यटन अधिकारी ने बताया कि शिवालिक नगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के होटलों के संचालन की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि कई होटलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग के छापेमारी से होटल व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमारे हरिद्वार में जो शिवालिक नगर क्षेत्र है, ज़्यादातर ये रेजिडेंशियल में आता है और यहाँ पर जो है जितने भी होटल वगैरह चल रहे हैं, इनका टूरिज्म में रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब जो अभी यात्रा व्यवसाय के अंतर्गत पर्यटन विभाग से पंजीकृत होना है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इस तहत जो है इनके जो है यहाँ पर आज हमने ये कार्रवाई की कि क्योंकि अब जो होटल रजिस्टर्ड नहीं है, बिना रजिस्टर्ड चल रहे हैं, तो उनको नोटिस दिए गए। क्योंकि ये है कि अभी जो है हमारे यहाँ पर यह है कि कई शिवालिक नगर में कुछ 2-4 होटलों में सराय एक्ट का होना पाया गया, जो कि पहले टाइम पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होते थे। एक्चुअली क्या है, अब बात डोईवाला की करते हैं तो डोईवाला में रानी पोखरी पुल दुर्घटना के बाद लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग शुरू किया गया था, लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बारिश से जाखल नदी में उफान आया और पानी के बहाव से वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद लोगों की आवाजाही का एकमात्र जरिया भी अब टूट चुका है। देहरादून और ऋषिकेश के यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग बनने तक फिर से परेशानी उठानी पड़ेगी, तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। भाई साहब, पानी तो नदी में आया अति से ज़्यादा। अब इसके आगे क्या हो सकता है? जिसमें नुकसान की बात यह है तो नुकसान कम से कम 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसमें हमारी सेटरिंग थी, सेटरिंग बह गई, 50 जाल हैं और जैसे पत्थर है, ट्राली पड़ी हुई है, ये हमारा मतलब काफ़ी नुकसान हो गया। हाँ, टैंकर बह गया, टैंकर नीचे पड़ा हुआ है सामने, आप देख सकते। आज हम खड़े हैं रानी पोखरी पुल पर। आप देख सकते हैं 27 तारीख को यह पुल टूट गया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों को आवागमन में देहरादून से ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कल लोक निर्माण विभाग ने अस्थायी रूप में इस मार्ग को चालू कर यहाँ पर अस्थायी पुल का निर्माण यहाँ कर दिया था, लेकिन देर रात आए पानी से एक बार फिर से ये रास्ता बह गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएँ कि किस तरह यहाँ पानी आने से आप देखते हैं रात को यहाँ टैंकर, इधर ये ट्रॉली ये बह गई है और पुल का भी हिस्सा बहने से ये आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो सुबह ऋषिकेश जाने के लिए खड़े थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ का दोनों तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं, जिन्हें आवागमन में काफ़ी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। और लोक निर्माण विभाग की जो मेहनत एक हफ्ते से वो कर रहे थे लोगों को आवागमन में जाने के लिए, वह सब बेकार हो गई है। अब दोबारा से यह अस्थायी मार्ग पानी घटने के बाद बनाया जाए। महेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, डोईवाला। उधर रुद्रप्रयाग में देर रात हुई बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया और मार्ग पर आवाजाही बंद होने से कई वाहन वहीं फंस गए। भूस्खलन होने से ऑल वेदर रोड का काम कर रही कार्यदायी संस्थाओं के उपकरणों को भी भारी नुकसान हुआ है। मशीनों के ऊपर भारी मलबा और बोल्डर गिरने से कई जेसीबी और पॉकलेट मशीनें भी खराब हो गई। साथ ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नेशनल हाईवे 94 पर ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे नागनी के पास भारी बोल्डर आने से बंद हो गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे के बाद खोला गया। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के मुताबिक प्रदेश में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 68 सड़कें बंद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।